हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ईएम इंडक्शन के थोड़े पीवाईक्यू हमारे रह गए थे, तो मैंने सोचा आपके लिए कि एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, जिससे आपके अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपके सही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बातों के ईएम इंडक्शन। ठीक है, ईएम इंडक्शन में पहला जो टाइप है वो है आपके सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन। तो बात ये है बच्चों, देखो इसमें केस बनते हैं। अगर आपसे कहेंगे स्टडी स्टेट में हमारा सर्किट पहुंच गया, तो स्टडी स्टेट में अगर आपका सर्किट पहुंच गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा स्टडी स्टेट में, वो हम वायर की तरह बिहेव करेगा, या आप कह सकते हैं कि क्लोज सर्किट हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कब? स्टडी स्टेट में। और वहीं कैपेसिटर जो होगा ये हमारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट फिर उस समय जीरो हो जाती है, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सेकंड केस ये है, आपसे कहेंगे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। और इसमें जनरली इंडक्टर आपको दिया रहेगा कि जब आप स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो क्या होगा। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच में जो आपका इंडक्टर है ये आपका वायर की तरह बिहेव क्या करेगा, नहीं करेगा। ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उस समय कोई करंट नहीं फॉलो होगी। ठीक है, क्योंकि फैराडे लॉ में क्या होता है, वो एक इंड्यूस करंट जब होगी वो अपोज करेगी, तो उसको बैलेंस करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्टडी स्टेट में वायर की तरह बिहेव करेगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच में ओपन हो जाएगा। ठीक है, दो केस और हैं। अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, हाई फ्रिक्वेंसी आप वहाँ से एक्सएल और एक्ससी आप पढ़ते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और फ्रिक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा। तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो हाई फ्रिक्वेंसी में जो हमारा इंडक्टर है वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो क्लोज या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट का मतलब है हम उसको हटा लेंगे वहाँ से सर्किट में से, और क्लोज का मतलब है वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आप देखते हैं ना ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, तो ओपन का मतलब क्या है, उसमें करंट जीरो मतलब उसको सर्किट से हटा दो। ठीक है, और क्लोज या शॉर्ट सर्किट का मतलब है उसमें करंट मैक्सिमम है और वो सर्किट में एक वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये तो हाई फ्रिक्वेंसी का है। अगर लो फ्रिक्वेंसी का भी दे दिया जाए आपको कभी, तो लो फ्रिक्वेंसी में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लो फ्रिक्वेंसी में जो एल है आपका वो क्लोज हो जाएगा और सी आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको ये तीन केस याद रखने हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और मैंने अभी भी बताया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच में इंडक्टर ओपन, नो करंट, तो इसमें कोई करंट ही नहीं होगी इस ब्रांच में। अगर इसमें कोई करंट ही नहीं होगी तो इतना सर्किट में कोई करंट ही नहीं है, ये तो फालतू है, हमें क्या चाहिए, ऐसा सर्किट। ठीक है, तो बच्चा ये वाला पार्ट, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V ओवर आर, और आर कितना हो जाएगा 4 + 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फॉर द गिवन सर्किट आई फ्लोइंग द इतना इतना एंड इट्स क्लोज, स्टडी स्टेट हैज बीन रीच। देखो स्टडी स्टेट में ये जो इंडक्टर है आपका, स्टडी स्टेट में इंडक्टर आपका जो हो जाएगा ये एक वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो इसको आप हटा दो। अब देखो जब ये वायर की तरह बिहेव करेगा तो हमारा जो इक्विवेलेंट होगा, देखो 3 3 तीन पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इनका 1 हो गया, और 1 और 2 3, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा V/R, तो 30/3 इक्वल टू आ जाएगा 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस लैंग्वेज का खेल है। इसमें एक सर्किट दिया है, कह रहे हैं हम T1 और T2 को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, और T2 और T3 को अगर हम लगा देंगे तब क्या होगा। तो देखो जब T1 और T2 को आप कनेक्ट करेंगे, T1 और T2 को, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो कह रहा है कि T1 और T2 को जब हमने कनेक्ट किया तो करंट R इतना अटेंड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट में वायर की तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में जो करंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6/6 मतलब 1 एम्पियर। और यही 1 एम्पियर करंट यहाँ भी तो होगी जब आप 1 और 3 को ऐड करेंगे। और आपसे कह रहे हैं कि R पे क्या बताओ, वोल्टेज बताओ, वोल्टेज होता है V = IR, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
अच्छा, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर है वो है ईएम इंडक्शन और लॉज ऑफ ईएम इंडक्शन। ठीक है, तो ईएम इंडक्शन क्या होता है और दो लॉज है इसके, लेंज लॉ और फैराडे लॉ। तो देखो बच्चों, जो ईएम इंडक्शन है, ईएम इंडक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ईएम इंडक्शन क्या होता है, ये आपने सब अपने थ्योरेटिकल क्लासों में पढ़ा होगा या पढ़ा होना चाहिए आपने, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही इसी पे बेस्ड है कि ईएम इंडक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए, जब आप इंडक्शन है क्या, इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो अपोज करता है किसमें चेंज नहीं हो, करंट में। अगर करंट में चेंज हो रहा है तो इंडक्टर जो हमारी इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो उसका अपोज करती है। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा एक बात और, इंडक्शन को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो जब भी देखो, जब भी तुम किसी सर्किट में करंट पास करेंगे या किसी कॉइल में करंट पास करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब जो लिंक किया है हमने, वो अगर उस सर्किट में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, अगर आप किसी सर्किट में करंट में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी ये होगा कि उस सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ या एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा इस कॉज को। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएम इंडक्शन। अभी आप आगे देखेंगे, जब हम करंट एक में चेंज करेंगे और इंड्यूस ईएमएफ दूसरे में होगा तो उसको हम म्यूचुअल कह देते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक ही में हो रही हैं तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो जो ये हमारा इंडक्शन है, इंडक्शन प्रॉपर्टी में जब ये हमारा क्या हो रहा है, इसका अपोज कर रहा है, ठीक है, और इससे एक इंड्यूस करंट भी हमारी बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ईएम इंडक्शन। और फैराडे साहब ने इसी पे काम किया। जो लॉज ऑफ ईएम इंडक्शन होते हैं आपने स्कूल लेवल में पढ़े होंगे। तो पहला लॉ जो है हमारा, उन्होंने मैग्नीट्यूड बताया, वो थे हमारे फैराडे साहब। फैराडे साहब ने ये बोला कि जो तुम इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है बोल रहे हो, वो हमारा इस फ्लक्स चेंज के प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव क्योंकि अपोज होगा। अच्छा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है उस कॉइल में n टर्न है तो n का भी इनटू हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपके किसका हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। दूसरी बात, दूसरा जो लॉ है वो है लेंज लॉ। लेंज साहब जो थे, इनका जो लॉ था ईएम इंडक्शन का, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। अच्छा जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। और ये यही क्या बताते थे, ये लॉ ये बताते थे कि ये उसी चीज़ का अपोज करेगा, ठीक है, जो उसका कॉज है। या आप ये बोल सकते हैं, लेंज लॉ बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या करंट ऐसी होगी जो अपोज करेगा अपने कॉज का, विच प्रोड्यूस इट। समझ रहे हैं ना, जो इसको प्रोड्यूस करेगा उसी का ये क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें होता क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, कैसे, आपने देखा होगा, हम कॉइल के पास बार मैग्नेट लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो उसमें एनर्जी तो वेस्ट होगी ना, तो उसको ले जाने में जो हम वर्क डन करते हैं वो कंजर्व रहती है एनर्जी को, एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, अब आप देखिए आगे काम की बातें क्या हैं। आप जब फैराडे लॉ पढ़ते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी आप देखिएगा, हमने ये पढ़ा कि जो पहला लॉ था वो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज, माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो पढ़ा था अभी तक। अब देखिए इस फॉर्मूले या इस कंसेप्ट का जेई वाले बहुत यूज करते हैं। तो देखिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा d/b/dt। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n उसमें है नंबर ऑफ टर्न, वो दिया रहेगा। इसको आप तब यूज करेंगे जब आपको कैलकुलस या आप कह सकते हैं जो फाई है वो फाई बी टी का फंक्शन दे दें,
या आप बोल सकते हैं कैलकुलस वाली जो हम इसमें डिफरेंशिएशन टेक्निक अपनाते हैं तब यूज करेंगे जब आपको डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालनी होगी। अब जरूरी तो नहीं है हर बार डिफरेंशिएशन करना है, तो हो सकता है आपको फ्लक्स की एक डिस्क्रीट वैल्यू दी जाएगी, तो वहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं φ2 माइनस φ1। पहले φ1 दे दिया जाएगा, φ2 दे दिया जाएगा, तो आप उसको T2 माइनस T1 ऐसे टेम्परेचर से निकाल सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज इन टाइम। तीसरी बात, तीसरा जो इसमें है मेन वो ये है कि जो हमारा ये फाई होता है, फाई का आपको पता होगा फॉर्मूला, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा से जब आप इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे तो यहाँ से भी आपको एंगल के टर्म में निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जिससे वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख के आप जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस एन बी ए कॉस और ये जो भी φ2 है ओमेगा 2 T2 माइनस कॉस ओमेगा T1, ठीक है। ओमेगा एक ही सेम देगा ओमेगा, तो ओमेगा 2 और ओमेगा टी ये लगा सकते हो। और फाइनली जो आपसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंड्यूस करंट के, तो वो भी लिख लीजिए, वो भी समझ लीजिए। वैसे आपने सब पढ़े होंगे भी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे कहेंगे इंड्यूस चार्ज बताइए, इंड्यूस चार्ज बताइए, तो इंड्यूस चार्ज, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है बच्चों, आप देखना बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन बाई आर चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। अभी आप ध्यान रखिए ये होता है, बाकी ये डिटेल में मैंने फॉर्मूला रिवीजन में भी बताया है कि ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। और आपसे कहेंगे इंड्यूस पावर बताओ, तो पावर का फॉर्मूला तो वही होता है ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो कई बार आपको हो सकता है ये ना दिया हो तो ये लगाना पड़ जाए, और हो सकता है आपको ये लगाना पड़ जाए। एन इसमें नंबर ऑफ टर्न है, चेंज इन ये, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग हमारे पास सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप में आपको क्या दिया है, बी दिया है। कह रहे हैं इफ़ द रेडियस इतना, तो इंड्यूस ईएमएफ बताइए। देखो आ गया क्वेश्चन, इंड्यूस ईएमएफ के ही ज़्यादा क्वेश्चन है आज। तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी, अभी भी हमने लिखी थी ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और अभी आपको बी दिया है। अकॉर्डिंग टू हमारी जो नीड रहेगी वैसे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डी वाई बाई डी टी बी इंटू ए। थीटा दिया नहीं है, नहीं तो हम थीटा भी यूज़ करते। तो अब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा। फाई होता क्या है, बी डॉट ए। आपको वी दिया है 3t क्यूब जे प्लस 3t स्क्वायर के, और आपका जो एरिया है वो कह रहे हैं 1 मीटर है, और 1 मीटर कहाँ है, 1 मीटर है एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन लिखा है, इसका मतलब है के डायरेक्शन में, ठीक हो गया। 1 ही लिखा है ना, हाँ 1 मीटर। इफ द रेडियस 1 मीटर दिया है, रेडियस कितना दिया है 1 मीटर, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो पाई के हो गया। तो आप देखो डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर जे का तो कुछ होगा नहीं, के से के का करोगे तो बी डॉट ए कितना आ जाएगा, बी डॉट ए आ जाएगा 3t स्क्वायर के। इसको यहाँ पे रखेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी टी 3t स्क्वायर के, और 3 2 जा होता है 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 6 पाई के, ठीक है। अच्छा ये टी नहीं है यार, ये पाई है, ये आपका पाई है, पाई स्क्वायर। अच्छा टी भी आएगा, सॉरी टी स्क्वायर भी आएगा यहाँ से, तो टी स्क्वायर भी होगा। तो ये कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करके, ये आ जाएगा आपका, एक तो ये पाई था और एक आपका टी था, क्योंकि ना सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तब ये पाई आया। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा माइनस 6t पाई, और टी कितना दिया है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा 12 पाई, ठीक है जी। तो 12 पाई मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी
12 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, अब तो इन्होंने 5 ही दे दिया इस बार, ठीक है, और कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी देते हैं आपको, टोटल हीट निकालिए, टोटल हीट निकालिए। तो हीट मतलब पावर, तो पावर कितनी होती है, E²/R, अभी भी हमने बात करी थी, ठीक है। तो पहले E निकाल लो, और E क्या होता है, d∅/dt। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2/3 9 - t² को, तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न तो नहीं दिए ना, नहीं दिए नंबर ऑफ टर्न, कह रहे कि तो कॉइल इतना वेरी इतना इतना, अच्छा डायरेक्टली हो जाएगा फिर ये। अच्छा, पहले तो आप ये देखो, इसमें एक वर्ड लिखा है टिल द फ्लक्स बिकम 0। पहले तो देखिए फ्लक्स 0 कहाँ पे होगा, तो फ्लक्स जब 0 हम करते हैं तो 2/9 9 - t² = 0। तो t यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड, ठीक है, मतलब 3 सेकेंड में ये 0 हो जाता है फ्लक्स। अब बात करें इसकी, तो ये आ जाएगा -4, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4t/3 डिफ्रेंशिएट करके। तो आपसे क्या इसमें क्या पूछी गई है, हीट, तो हीट कितना हो जाएगा, टिल फ्लक्स 0, तो 0 हो रहा है 3 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा E²/R/dt। क्योंकि हमें क्या पूछा था, हमें हीट पूछी थी, हमने पावर क्यों लिया, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वर्क ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वर्क होगा, वर्क यहाँ किसके बराबर होगा, यहाँ पे हीट के बराबर होगा, और ये P/dt हो जाएगा। तो हमने ये जो वर्क है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हीट हो जाएगा। या इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 16 t² 3, तो 2 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 आपको दिया है, अब तो इसमें आपको इंड्यूस करंट पूछी है। अब आप देखिए ना, इजी क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं, आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन मत लिया करें, क्वेश्चन करो, आपका होगा सिलेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो। हर बार टफ नहीं पूछा जाता है ना। तो देखो ये आपको दिया है, इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस इतना है, वेरी इतना कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, तो पहले आप ये करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16, यह आ जाएगा -16t और -9, ठीक है, और t कितना दिया है 0.05। तो आप e की वैल्यू निकाल लो 0.25 पे। जैसे e की वैल्यू आ जाएगी तो इंड्यूस करंट क्या होता है, E/R, और e कितना है आपका, e की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 इंटू, अच्छा 0.125 को आप 1/4 रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1/4 भी तो 0.25 होगा, -9 और अपॉन में क्या है r कितना दिया है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि e नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5/20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 मतलब 0.25, और ये एम्पियर में आएगा। बस अब आपसे पूछ रहे हैं मिली एम्पियर में, तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं 25 नहीं आएगा ये वाला ना, इसको अगर आप मिली एम्पियर में बदलेंगे तो 250 आएगा, ये 250, क्योंकि ये हो जाएगा, इसको आप 100,000 से इंटू कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ये 250 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांस भी हैं। कह रहे हैं कि एक कॉइल है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल हाफ कर दिया जाए, रेडियस इतना कर दिया जाए, तो पावर क्या होगी। तो पावर में आपसे रिलेशन पूछा है। तो देखो पावर अभी भी हमने देखा, एक फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूँ आपके सामने कि पावर होता है E²/R, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी भी आपको बता दिया था कि जो पावर होगी वो कैसे वेरी करेगी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछ लिया है, जो पावर होगी वो ऐसे मैंने आपको बताया था कि n²/R d∅/dt ऐसे वेरी करती है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना था, आपको यहाँ पे देखना था नंबर ऑफ टर्न। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न क्या कर दिए गए, आधे कर दिए गए। अगर आप n को आधा कर दिया जाए, और भी दिया था कुछ, रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, रेडियस को r से लिख रहे हैं, अगर उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, इन्होंने रेडियस दे दी है, तो भैया रेडियस आएगी कहाँ से, रेडियस आएगी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, ये। तो आप देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ρl/a, और a क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो l/πr²।
तो औरों की तो बात ही नहीं करी है इन्होंने। तो जब आप इसमें आर स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर चले जाएगा। तो पावर किस पे डिपेंड करेगी? पावर डिपेंड करेगी आपकी एन स्क्वायर आर स्क्वायर पे। डिपेंडेंसी ले लो तो आप दो केस लगा दो। तो पहले की पावर क्या है, मान लो p है, और दूसरी p1 कितनी हो जाएगी, n की जगह n/2 रख दीजिए, r की जगह 2r रख दीजिए, तो भैया उतनी ही तो रहेगी। आप देखिए n स्क्वायर आर स्क्वायर तो रिमेन सेम रहेगी। तो एक देखो फॉर्मूले ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए। अच्छा जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक मेटालिक कंडक्टिंग आपका कंडक्टर है जिसकी लेंथ इतनी है, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया है। तो जो इसके दो एंड हैं कंडक्टर के, उसके बीच में जो ईएमएफ हो जाएगा जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक वैसे तो इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वी होता है, लेकिन किसी भी कंडक्टर के लिए जो रोटेट कर रहा है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। इसको आप देख लेना, वैल्यू रखनी है पहले वाले में रखना वैल्यू, इस वाले में, इसको हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि इसका भी यूज नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन देखिए 6 फिर आ गया, आपको फाई दिया है। आपको क्या दिया है? फाई दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट पूछ रहा है। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ E/R। अब E भी तो निकालना पड़ेगा ना भैया, तो -d∅//dt। ठीक है, और जनरली मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो माइनस मॉड में ही लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए, और कितने पे पूछा है? 2 सेकेंड में, एट t = 2 सेकेंड। तो आपको करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 15.6 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन में जाएं, एक स्क्वायर शेप है। अब ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, जब भी ऐसे फील्ड देंगे आपको, कह रहे हैं इसको हम राइट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, और फील्ड दिया है, फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लूप कनेक्टेड इतना। अब देखो स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी करंट है इसमें। तो स्टेडी करंट होगा तो वो पूछ रहे हैं कि हमारा कितनी वैल्यू होगी वोल्टेज की। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यू, ये क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन में कह रहा था लूप इज कनेक्टेड इतना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी नॉट मतलब वोल्टेज नहीं है, सॉरी, ये वेलोसिटी है। तो देखो मोशनल ईएमएफ होता है जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराते हैं, तो VLV। ठीक है, और इंड्यूस करंट होती है E/R होता है। तो आपको करना क्या है, जो हमारा यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है वो किसका दिया है, इंड्यूस करंट का। इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी दी है, अगर आप सर्किट में जाएं, सर्किट में आपको इंड्यूस करंट दिया है 2 मिली एम्पियर, तो मतलब इसका हो गया 0.002, और E की वैल्यू रख लो VLV/R। और ये जो V है ना, ये वेलोसिटी है, L लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको V निकाल के रखना है, तो V रखोगे तो 0.002 इंटू R अपॉन में B इंटू L। और B कितना दिया है, B अभी दिख रहा था 5 टेस्ला, तो B की जगह पे 5 रख दो, और लेंथ जो दी है कंडक्टर की वो दी है 20 मीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 0.2 रख लो, तो सॉल्व करेंगे, और R भी दिया था, B भी दिखा 1 दिया है, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इसको आप सॉल्व करिए। नहीं, R कितना दिया है 1 ओम, ये तो रेजिस्टेंस का है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो जब इसका आप इक्विवेलेंट निकालेंगे टोटल, देखो यहाँ पर जो 1 ओम है वो कह रहे हैं कि मूव कराया जा रहा है। टोटल इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस आप इसका निकालोगे, क्योंकि 4 ओम था, तो कितना आ जाएगा, 2 सीरीज फिर पैरेलल, तो ये 5 दिया है, 5, ये 5 निकालना पड़ेगा आपको, ये 5 है। ठीक है, इसके बाद 5 से 5 कट गया, 1 आएगा इसका आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिसको आपने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में एज सोन बिलो। ठीक है, और कह रहे हैं कि एक जो हमारा करंट इसमें इंड्यूस होगी इस कॉइल में बिकॉज V इज। अच्छा, अब जो ये इंड्यूस वाली हमारी बच्चों डायरेक्शन आती है ना, ये भी लेंज लॉ से आती है। वही आपको अपोज वाला कंसेप्ट लगाना है
कि वो अपोज करेगा उसका अपने मैग्नेटिक फील्ड का, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोज डायरेक्शन में आपके फिर करंट मूव होती है। आपने बोर्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया है ना, इस कॉइल में ऐसे करके करंट गिवन है, ठीक है, और इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो ये आई है ना, ये इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो बी की डायरेक्शन है वो क्या होगी। कह रहे हैं कि बी आपको दिखाया गया है इसमें, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी ये पूछ रहे हैं। आउटवर्ड होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आप देखो जो बी है वो पैरेलल नहीं है प्लेन ऑफ कॉइल के, समझ रहे हैं, वो पैरेलल नहीं है। तो लेंज लॉ क्या कहेगा, अगर लेंज लॉ से देखें, अगर बी आउटवर्ड होगा, अगर बी आउटवर्ड होगा तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारी करंट के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा जो ये करंट वाला जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड और डिक्रीजिंग विद टाइम, अपोज करना है हमें, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखो, इतना भारी भरकम क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, और इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ये इसका ओ सेंटर है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, और ये कोई एक सेफ होगा, ये x0 से xl तक हम इसको मूव करा रहे हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो E इक्वल टू आप लगा दो VLV, और L यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इंटू V इंटू 2R, तो सबकी वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, करेंगे एक बार मैग्नेट को आपने कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r पे क्या किया, मूव करो, v वेलोसिटी से आपने उसको पास किया। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। तो जो 4 डायग्राम हैं उसमें कह रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अप्रॉक्सीमेट कर्व। तो किस कर्व से आप इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक लूप है और एक बार मैग्नेट है, और वो आप उससे मूव करवाया तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ईएमएफ और टी का बढ़िया कर्व है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, जब आपका मैग्नेट पास कर रहा है सेंटर, ये जो सोलेनॉइड टाइप का दिया है, इस सोलेनॉइड के सेंटर पे पास कर रहा है, तो कोई भी आपकी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी। और जब वो एंटर कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो नेगेटिव, क्योंकि आपको ये पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर आपका फाई इंक्रीज कर रहा है तो E जो है आपका इंड्यूस ईएमएफ जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर आपका फाई डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपको यही ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा बेस्ट है हमारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, पहला वाला होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है, तीसरा हमारा होगा नहीं, दोनों नेगेटिव है। अब बात करते हैं बी और सी की। तो बी और सी में अगर आप देखें, बी और डी में अगर देखें, तो बी और डी में जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये शायद लग रहा है इनसे, अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिए हैं अलग अलग, तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका ना, ईएमएफ, क्योंकि इन्होंने, हाँ ये इसलिए क्योंकि इन्होंने ना पहले पॉजिटिव दिया है फिर बाद में नेगेटिव दिया है, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या, पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। क्यों, जब हम उसको पास करेंगे ना उससे, तो होगा क्या, जब वो एंटर करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा ना। जब आप किसी कॉइल के पास वो एंटर करेगा तो इंक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन पहले आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी वाला, नहीं बी वाला नहीं, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी वाला, क्योंकि नेगेटिव वाला डी वाला, ये डी है ना, ये करेक्ट होगा। इसमें इन्होंने पहले पॉजिटिव दे दिया, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप क्या कह रहे हैं, करें कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें रोटेट कर दिया, ये दिया है, सब कुछ दिया है, तो इन मैक्सिमम देखो जो ई होता है मैक्सिमम ईएमएफ में आपने देखा होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं हम ईएमएफ को, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम होता है इसकी वैल्यू क्या होता है, एन बी
NBEA, ये तो होता है। आप देखिए, अगर आपको ये नहीं पता, आप ये देखिए, इसको देखिए आप कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है, E नहीं, हाँ, E इक्वल टू होता है -d∅/dt, ये होता है। और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, -d/dt BA cos थीटा, और cos हमारा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा टी, तो cos का क्या हो जाएगा, B कांस्टेंट बाहर, A कांस्टेंट बाहर, cos का होता है माइनस साइन, वो भी बाहर, ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर किसी भी इसमें n टर्न है कॉइल में तो क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू तो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, E नॉट। तो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, NBA ओमेगा। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। n कितने हैं भैया, n है इसमें 20, तो 20। b कितना है इसमें, b दिया है आपको 3 × 10⁻⁻²। एरिया कितना है, एरिया है आपका, एरिया दिया नहीं है, रेडियस दी है, तो आप πr² लगा दीजिए। πr² से पाई तो रख दीजिए वैल्यू 3.14 रख लीजिए, ठीक है। और r आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ये भी रख लीजिए 3.14, और 8 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, πr² हो गया, इंटू ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा भी दिया है 50। सारी वैल्यू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12 आपको ऐसे दिया हुआ है, इसमें एक डायग्राम भी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आपसे कहा गया है कि जो ये आपको एक कॉइल दे रखी है, इसमें एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2 ओम। पूछ क्या रहे हैं, देखो फाई दे रखा है इसमें भी, अगर डायग्राम नहीं भी होता, आर उन्होंने ऐसे दे दिया होता, जो कि दिया भी है, तो हमें इस डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पूछ ये रहे हैं कि इसमें क्या बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और आपने देख लिया है कि इंड्यूस करंट होता है E/R, और E होता है -d∅B/dt। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20t और प्लस के 20, और ये माइनस साइन आप एक काम करिए बाहर ही ले लीजिए सबसे, ऐसे हो जाएगा। और कितने सेकंड में कह रहे हैं, 5 सेकंड में, तो 5 रखे, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 5 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप इसमें r की वैल्यू एक काम करिए, इसको यहीं पुट कर दीजिए, पूरा 20 बाहर निकाल दो, तो t प्लस कितना हो जाएगा, 20t + 20, तो t + 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना है r है आपका 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, और 5 6 60, इसका आंसर आ जाएगा। और 60 वो भी क्या आएगा, MA मिली एम्पियर। ठीक हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करने हैं और कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि एक सर्कुलर आपके पास कंडक्टिंग कॉइल है जिसकी रेडियस दे रखी है 1 मीटर, हीट किया जा रहा है उसको टू चेंज या बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फील्ड से उसको हीट किया जा रहा है, और रेजिस्टेंस कॉइल का दिया है। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्लोली स्विच ऑफ किया सच दैट कि इतना हो जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी कितना डेसिपेटेड होगी, ठीक है। तो सिंपल से देखो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। तो BA जब आप लगाएंगे, B की वैल्यू है 4/π × 10⁻³ 1 - t/100 × πr², ठीक है। और R आपको 1 दिया है, तो ये हो जाएगा फाई की वैल्यू 4 × 10⁻³ 1 - t/100। R1 हो गया, पाई से पाई मर गया। अब फाई दिया है तो आप EMF निकाल लो। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। तो जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करके इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इस t का 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5। ये भी निकल गया। आपको एनर्जी, मैंने अभी भी आपको बताया था कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, H = E² / R।
ये तो करना पड़ता है। अब देखिए कह रहे हैं स्लोली अगर आपने ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करते हैं इस पूरे को, तो क्या होगा, ये वाला टर्म तो जीरो होगा ही होगा, तो 1 माइनस टी ओवर 100 भी जीरो हो जाएगा। तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जब टी आपका 100 होगा। तो आपकी जो ये पावर होती है E²R/T, या जो हीट है हमारी E²/R/T, तो वो बस वैल्यू तो रखना है। E की वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁻5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और टाइम आपको 100 आपने निकाल लिया, R की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁻⁻6। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा सॉल्व करके 0.08 जूल, जिसको आप 80 मिली जूल भी कहते हैं, क्योंकि आंसर मिली जूल में है। 14 क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया 14 क्वेश्चन और आपसे। अब देखो ये तो आप खुद ही करना, कुछ भी इसमें कह रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो ए इसमें क्या होगा, जो ये क्वांटिटी इन्होंने ए दिया है ये क्या होना चाहिए कह रहे हैं, जो आपकी ये क्वांटिटी ए है इसका नाम बताओ कह रहे हैं, बी का बताओ कह रहे हैं, सी का बताओ कह रहे हैं, ठीक है। आप इसको सोचना। देखो जब आप रॉड को फील्ड में मूव करेंगे ना, आप खुद देखो रॉड को जब फील्ड में मूव करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा अप टू बी, इस बी तक तो इंक्रीज ही होगा। फिर आपका फील्ड अपसेंट है, तो अपसेंट है तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। उस हिसाब से ए क्या होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले में है, इसमें है, तो दो ऑप्शन तो ये सही हो गए। अब बी क्या होगा, BMF हो जाएगा। फिर फ्लक्स का जब रेट ऑफ चेंज, देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो बी हमारा फ्लक्स होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या, ये सी फिर पावर हो जाएगी, ठीक है। तो कभी इसका हमारा ग्राफ पूछा जाता है, कभी ABC पूछा गया है। क्वेश्चन 15 देखिए, करें द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। अच्छा इसमें एक डायग्राम दिया है आपको, ये एक डायग्राम दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे करके आपको एक यहाँ पर पॉइंट, ये D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनटू द पेज है। तो कह रहे हैं कि अगर ये जो लूप है इसको आप मूव करें V0I से, तो आपका EMF कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें करना ही क्या है, देखिए आप इसमें ये कैलकुलेट करिए कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसको आप मूव्ड कर रहे हैं, मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू दी है B0 x/a। तो जब मैग्नेटिक फील्ड B0 x/a है, तो आपको करना क्या है, इसमें हमें इसमें B निकालना है, ठीक है। और B कहाँ पे निकालना है, जो दो डिफरेंट पॉइंट हैं आपके एक्स एक्सिस से, एक तो एक्स एक्सिस पे निकालिए, ओरिजिन पे निकालिए, और एक D डिस्टेंस पे जब आपने रखा वहाँ पे निकालिए, और दोनों में देखिए कि कितना चेंज आएगा, तो उसी हिसाब से हमारा EMF भी इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो ये जो हमारा है, ये जो हमारा, अच्छा ये ना, ये थोड़ा सा रिमूव किया है हमने, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मान लो ये यहाँ रिमूव हो गया जब आपने इसको वेलोसिटी दी V0, ठीक है। तो जब ये रिमूव होगा तो ये अगर x डिस्टेंस में है और इसकी साइड D है, तो ये x+D हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मूविंग कंडक्टर है, मूविंग कंडक्टर पे जो ये EMF है वो क्या होता है, V×B × L, या BLV भी कहते हैं हम इसको, ये होता है। तो V×B क्या होता है, हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, सर आप ये बता रहे हो तब से, तो हम इसी को ही ध्यान में रखेंगे। तो आपको ये देखिए, आप ये देखिए जो लूप है उसका यहाँ पर कितना EMF होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका E1 कर लेता हूँ, या इसको मैं EMF 1 कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका EMF 1 जो होगा V0 वेलोसिटी V0 x+D × D/a हो जाएगा, और जो सेकेंड पॉइंट है वो एक जगह पे हो जाएगा V0 x/a हो जाएगा, ठीक है। L उसकी पूरा D लेंथ है, A उसकी क्या है, वो पूरी साइड देख लीजिए, दोनों को आप क्या करना है, आपको माइनस करना है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो ये हमारा B है ना, वो ये है, आप इस B को यूज़ करेंगे, तो
एल अगर आप एक्स पे देखेंगे तो एक्स पे क्या बन जाएगा, एक्स पे एक्स बाई बन जाएगा, एक्स प्लस डी पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस डी पे। अब दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और माइनस क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए ये फर्स्ट में से सेकंड वाला, मतलब इस पोजीशन में से इस पोजीशन वाला। तो करना क्या चाहिए था हमें, इसमें बी एल बी लगाना है, बी हमको दिया हुआ है, एक्स हमारा क्या है, एल है, ठीक है। एक बार हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा एक बार एक्स ही लिया है हमने, एल नहीं लिया है, दूसरी बार हमने एक्स प्लस डी लिया है, ठीक है। डी डिस्टेंस से है तो दोनों में डी डी आ गया, दोनों को फिर माइनस करना है। अगला क्वेश्चन भी यही है, इसी तरह से है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और इसमें जो फील्ड है वो क्रॉस्ड फील्ड है हमारा ये वाला। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो कंडक्टिंग बार है इसको फ्री टू स्लाइड कर रहे हैं, ये जो बार है ये आपका स्लाइड हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं 2 रजिस्टर जो है हमने उसमें कनेक्ट कर दिए हैं इसके एंड से, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में कि जो हमारा देयर आर अ मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेज कह रहे हैं, एन एक्सटर्नल एजेंट पुल द बार टू लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ आप पुल कर रहे हैं इसको विद स्पीड कितना, v। तो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जब आप इसको लेफ्ट की तरफ पुल कर देंगे तो कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो ये लेंज लॉ से ही निकलेगा, ठीक है। और लेंज लॉ, जो लेंज लॉ कहता है वो अपोज करता है। तो I1 जो हमारी डायरेक्शन है, कह रहे हैं I1 और I2 जो इसमें डायरेक्शन है करंट फ्लोइंग R1 और R2 में, वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप I1 को क्लॉकवाइज कर दें और I2 को एंटी क्लॉकवाइज रख दें, तब ये हमारा क्या होगा, ये जो अपोज कर रहे हैं ना, जब हम इसके इधर जाएंगे तो इस अपोज को क्या करेगा, विरोध करेगा कि हमारी तरफ मत आओ। तो I1 क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, I2 होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें ऑप्शन है कोई I2 एंटी क्लॉकवाइज। और ये बच्चे क्वेश्चन CBSE का है, इसको CBSE में बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको करना है कि आपने देखा नहीं था कि जब लेंज लॉ ये बोलता है कि जिससे तुम हुए हो हम उसी का अपोज करेंगे, तो जैसे आप उसको उसकी तरफ ले जाओगे इस R1 की तरफ, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि इस फील्ड का जो क्या है वो अपोज करने लग जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट को क्लॉकवाइज। और जब ये इससे दूर जा रहे हैं तो ये कहेंगे हम दूर मत जाओ, पास आओ, तो इसमें हम फिर डायरेक्शन क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे फील्ड के सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन, हाँ, कह रहे हैं कॉइल है, इंडक्टेंस दिया है, नेगेटिव आपका रेजिस्टेंस है, वोल्टेज दी है, कह रहे हैं कि अब एनर्जी स्टोर बताइए। तो एनर्जी स्टोर फिर वही E इक्वल टू लगा दीजिए d∅dt, ठीक है। और यहाँ पर अब इंडक्टेंस दिया है तो फाई की वैल्यू होती है Li, ठीक है। तो Li/dt, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो d/dt इक्वल टू L कांस्टेंट है, di, और कहाँ से कहाँ कह रहे हैं, 0 से 1 जब करंट जा रही है, और ये 0 से 4 जा रही है। तो E की वैल्यू आपको दिया है 3t dt इक्वल टू, ये हो जाएगा जब वैल्यू रखेंगे, L की 2 दी है, अच्छा पहले ना सॉल्व मत करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 3/2 16, और इस साइड हो जाएगा 2i। तो सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से i आ जाएगा 12, और इंडक्टर में जो हमारी एनर्जी होती है हाफ Li², तो हाफ 2 × 12 का स्क्वायर 144, तो आंसर आ जाएगा 144 जूल। चलो लास्ट टॉपिक है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि सेल्फ और म्यूचुअल क्या होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपको 2 लूप दे रखे हैं, पहले का ये L है, अब 2 लूप है तो म्यूचुअली होगा, और इसका स्मॉल l है, ठीक है। स्क्वायर लूप है तो सारी साइड इसकी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये सेंटर O है। तो आपसे कहना है म्यूचुअल इंडक्टेंस O पे निकालो। तो देखो जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस O पे निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें कितना देगा, ये बड़ा वाला। तो इस पे आप क्या करोगे, जो आपका ये लूप है ये O पे है, तो O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और फाइनाइट लेंथ से आपको पता ही होगा, ये स्क्वायर है तो ये 45 या 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें करंट I है
तो ये 45 होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ओ पे होता है 4 इंटू एक साइड का। अगर आप इस साइड को पी क्यू कह रहे हैं तो एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, फॉर्मूला रिवीजन में बताया है, ईएम इंडक्शन के उसमें बताया है। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट इतना आ जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए 4 म्यू नॉट आई, और नीचे होता है 4 पाई आर, आर हो जाएगा यहाँ पे L/2, क्योंकि टोटल लेंथ L है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, L/2, और साइन 45 प्लस साइन 45 सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई एल। अब ये बी आ गया, और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है एम बराबर एफ 5/I, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू ए ओवर आई। बी आपका निकल गया, एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, और साइड किसकी लोगे, छोटे वाले की, क्योंकि दूसरे पे देखना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका डायग्राम बना लो। ये डायग्राम दिया है इन्होंने ऐसे, ये कॉइल है, इसमें करंट ऐसे चल रही है, और ये दूसरी कॉइल है ऐसे, इसमें ये चल रही है करंट। तो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये सीरीज है, ये दो जब ऐड करेंगे तो L1 प्लस L2, ठीक है, और L1 प्लस L2, और दोनों क्या है, अपोजिट फैशन पे क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसमें करंट ऐसे चल रही है, इसमें ऐसे चल रही है, ये बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो माइनस का 2M हो जाएगा। अगर सेम में होते तो प्लस का 2M हो जाता। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन कि भैया दो कॉइल जब आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, और ये जो हमारा कॉइल है ना, ये हमारे कैसे कनेक्ट है, मैं इसका आपको एक केस बता देता हूँ अलग से। आप इसको फॉर्मूला रिवीजन में ज़रूर फॉलो करो अगर आपके पास टाइम है। देखो ऐसा है, ये जो ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग ऐसे होगा कि अगर आपने ये लिया, ये एक इंडक्टर है और ये दूसरा इंडक्टर है, ये एक दूसरा इंडक्टर है। ठीक है, अब मान लो इसमें एक करंट मूव हो रही है, ये आई ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, और इसमें एक आई ऐसे मूव हो रही है। ठीक है, तो इसका अगर कोई नॉर्मली अगर इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो ये हो जाएगा। सपोज एक कॉइल ऐसे है, इसमें ये करंट है, ठीक है, और जो दूसरी कॉइल है वो उससे ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, और इसमें जो करंट ये है, और दोनों में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा प्रेजेंट है। और इसमें देखो अगर करंट सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो L1 प्लस L2 प्लस के 2M हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें करंट क्या हो रहा है, अगर इसमें करंट आपका सेम डायरेक्शन का मतलब ये हो गया ना कि अगर म्यूचुअल बनाएंगे तो ऐसे सेम डायरेक्शन में ये, ठीक है, और लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि ये है आपका और ये दूसरा है आपका, और जब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की बारी आई तो इसमें तो करंट ऐसे है लेकिन इस वाले में करंट ऐसे चल रही है। ये तो हमारी नॉर्म वाली है सोर्स करंट ना, इंड्यूस करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में यही दिया था, इस क्वेश्चन में कि दो कॉइल हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, और इसमें जो डायग्राम दिया है आपको ऐसे दिया था, इसको अगर मैं अच्छे से बताऊँ ना तो ये डायग्राम ऐसे दिया था, पहला ये तो ये वाला आई थी, और इसके बाद इसको उन्होंने ऐसे मोल्ड करके रखा था ये, ठीक है, और ऐसे करके कॉइल दे रखी थी और इसमें करंट ये थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और है इसमें, छोटी सी बात मैं और बता दूं, इसमें अगर आप दो कॉइल को मिलाएंगे और परफेक्ट उनके बीच में कपलिंग होगी तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन होता है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास एक रेजिस्टेंस दिया है, कॉइल का आपको L दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया है, स्विच जब आप ओपन करेंगे तो वो करंट 0 हो जा रही है इतने सेकेंड में, तो एवरेज EMF बताइए। ठीक है, देखो करंट होता है V/R, V दिया है 20, R दिया है 10, मतलब कि 2 एम्पियर।
ठीक है, आपसे करें इंड्यूस ईएमएफ बताना है। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, चेंज कितना हो रहा है उसमें, तो एल डी आई ओवर डी टी भी कह सकते हो आप। चेंज जीरो हो जा रहा है तो जीरो माइनस समथिंग ये हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, एल और इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक करंट है आपका, करंट जो उसमें है ये और इंक्रीज हो रही है इसके अकॉर्डिंग, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बताओ। देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, तो एनर्जी जब भी किसी इंडक्टर में आप देखते हैं तो एल आई डी आई से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें एनर्जी होगी एल आई डी आई से निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। कहाँ से कहाँ हो रही है, जीरो से अगर होगी तब ये लगाओगे, अगर नहीं होगी तो फिर ये लगाना। अगर जीरो से नहीं होगी ना, ए से बी होगी अगर करंट, तो फिर ये वाला लगाना। तो यहाँ तो जीरो से ही हो रही है तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, अगेन ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको एक स्मॉल वो क्या दिया है, ऐसे करके एक वो दिया है और इसके अंदर एक आपका स्क्वायर है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसकी साइड दे रखी है ए और बी, तो कह रहे हैं द लूप आर कोप्लेनर और इस सेंटर इसका कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका इस वाले का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना, उसके बाद m इक्वल टू पाई बाई आई लगा देना और b इंटू ए ओवर आई आप यूज करके आंसर लगा सकते, आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी में थोड़े हो गए और आई थिंक आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप कमेंट जरूर करें। विशिंग ऑल द बेस्ट।